क्या गुरदासपुर का मुल्क के बंटवारे के वक्त भारत का हिस्सा बनना अंग्रेजों की साजिश थी, ताकि कश्मीर जो उस वक्त तक भारत का हिस्सा नहीं था उसको पंजाब से एक रास्ता मिल सके? क्या 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पाकिस्तानी झंडा फहरा रहा था? क्या कारण थे कि रेड क्लिफ बाउंड्री अवार्ड आज़ादी के 2 दिन बाद घोषित हुआ? और क्या फिरोजपुर और जीरा तहसीलों को आखिरी वक्त में तब्दीली करके भारतीय पंजाब का हिस्सा बनाया गया? उस वक्त पंजाब में बहती हुई 11 नहरों में से 9 पाकिस्तान के हिस्से आई, परंतु इसके बावजूद फिरोजपुर कैनाल हेडवर्क्स भारत में क्यों रखा गया? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पंद्रह अगस्त को मुल्क आज़ाद होता है और रेड क्लिफ अवार्ड 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है। तब तक ये तय नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा या हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि कश्मीर के महाराजा हरी सिंह की अगर मगर की रणनीति के तहत कश्मीर का जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो अक्टूबर में साइन होता है, यानी कि आज़ादी के कोई 2 महीने के बाद। ऐसे में पाकिस्तान के कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने पहले से ही ये प्रोविजन कर ली थी कि भारत से कश्मीर के लिए रास्ता जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता था, और यही वजह थी कि गुरदासपुर को एक मुस्लिम मेजॉरिटी जिला होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया गया। अनिश्चितता का आलम यह था कि देश आज़ाद हो चुका था, परंतु पंजाब के बहुत सारे जिलों के बारे में ये तय नहीं था कि वो भारत के हिस्से आएंगे या पाकिस्तान के। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15 और 17 अगस्त के बीच जब तक रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस नहीं हुआ, उन 3 दिन तक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पाकिस्तानी झंडा फहरा रहा था। कुछ तारीखदान जैसे पैट्रिक फ्रेंच, नरेंद्र सिंह श्रीला और इश्तियाक अहमद अपनी किताबों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। एक और बात गौर करने लायक है, मुस्लिम लीग का बंटवारे पर स्टैंड ये था कि मुल्क का बंटवारा जिलों की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, ना कि तहसीलों की। उस वक्त गुरदासपुर जिले में मुसलमान जनसंख्या मेजॉरिटी में थी, हालांकि ये मेजॉरिटी बहुत छोटी थी। उस वक्त के जनसंख्या के मुताबिक मुसलमान गुरदासपुर की कुल जनसंख्या का 51% थे, और मुस्लिम लीग का इस पर स्टैंड था कि मुल्क का बंटवारा जिलों की जनसंख्या के आधार पर हो, ना कि तहसीलों। यही नहीं, उस जिले की 4 तहसीलों में से 3 तहसीलों में भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे, सिवाय पठानकोट तहसील के। इसके बावजूद भी उन 4 में से 3 तहसीलों को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया और सिर्फ शक्करगढ़ तहसील पाकिस्तान के हिस्से आई। अंग्रेजों ने ये सारा कुछ क्यों किया, इसके पीछे की वजह और प्रसंग जानना बहुत जरूरी है। बंटवारे के वक्त अंग्रेजों के सामने सिखों का सवाल बहुत बड़ा था। इसके कारण कुछ आर्थिक थे और कुछ फौजी। अभी वाले पाकिस्तान के कैनाल कॉलोनीज, मतलब वो जमीनें जो नहरी कॉलोनियों के तहत आबाद की गई थी, वो ज्यादातर सिखों ने आबाद की थी, और कुछ जिले जैसे मिंटगुमरी, लायलपुर और लाहौर जैसे जिलों में बेशक सिखों की आबादी कम थी, परंतु उनका जमीनी मालिये में हिस्सा उनकी आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा सिख अपने बहुत सारे गुरुद्वारे और पावन स्थान, जिनमें गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब भी शामिल था, वो भी पाकिस्तान के हिस्से आने वाला था। और लाहौर, जो कि सिख महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी और जिसके साथ सिखों का एक भावनात्मक नाता था, ये लगभग तय था कि जनसंख्या के लिहाज से वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ले दे के सिखों के पास अमृतसर शहर ही बचता था कि देश के बंटवारे के बिना शायद कोई और चारा नहीं है, तो उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। लॉर्ड वेवल, जो कि उस वक्त वायसराय थे, और उन्होंने एक आरजी योजना के तहत ये पहले से ही आगाह कर दिया था। 7 फरवरी 1946 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को भेजी अपनी टेलीग्राम में वो कहते हैं कि पंजाब में सिर्फ एक मुस्लिम मेजॉरिटी जिला है जो पाकिस्तान में नहीं जाएगा, और वो है गुरदासपुर, और इसकी वजह भूगोलिक है। अमृतसर, जो कि सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, वो हर हालत में पाकिस्तान से बाहर रहना चाहिए, परंतु सुरक्षा के नजरिए से ये बेहद जरूरी है कि गुरदासपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अमृतसर 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ एक आइलैंड या द्वीप बन जाएगा। जरा गौर कीजिए कि अगर गुरदासपुर भारत का हिस्सा नहीं बनता तो अमृतसर दिखने में कुछ ऐसा लगता। तो अंग्रेजों ने वहाँ एक जियोग्राफिकल कॉन्टिग्विटी, मतलब भौगोलिक लगातारता का उपयोग किया, जो कि अमृतसर को सुरक्षा देने के लिए बहुत जरूरी था। और ये अकेली वजह नहीं थी,
कुछ इतिहासकार इसकी निशानदेही भी करते हैं कि अगर आप जालंधर से जीटी रोड के रास्ते अमृतसर में दाखिल होते हैं तो कपूरथला, जो कि उस वक्त एक रियासत सी, उससे होकर गुजरना पड़ता था और किसी झगड़े की वजह से कपूरथला रियासत ने जालंधर के रास्ते अमृतसर में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। ये तय नहीं था कि ये रियासतें जो उस वक्त 565 के करीब थी उनका क्या होगा, और अमृतसर पहुंचने का दूसरा रास्ता जो कि फिरोजपुर की तरफ से था उसके बारे में भी ये पक्का नहीं था कि वो भारत के हिस्से में आएगा या पाकिस्तान के, क्योंकि फिरोजपुर की कुछ तहसीलों में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। ये भी एक वजह बना कि अंग्रेज चाहते थे कि अमृतसर के लिए ना सिर्फ एक सुरक्षा व्यवस्था बल्कि एक स्मूथ पैसेज का प्रबंध भी किया जाए। इसके अलावा फिरोजपुर और जीरा तहसीलों के बारे में भी विवाद चलता रहा है कि ये उनको आखिरी वक्त पर बाउंड्री अवार्ड में तब्दीली करके हिंदुस्तान के हिस्से में डाला गया, और यही विवाद फिरोजपुर हेडवर्क्स के बारे में भी है। उस वक्त पंजाब में कुल 11 नहरें थीं, जिसमें से 9 पाकिस्तान के हिस्से आई, परंतु इसके बावजूद फिरोजपुर हेडवर्क्स बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा बना। इसके बारे में 2 अलग अलग राय हैं। एक तो इतिहासकार डॉक्टर कृपाल सिंह के मुताबिक 8 अगस्त में जब पहली रिपोर्ट पंजाब के बंटवारे के संबंध में भेजी गई तो उसमें फिरोजपुर और जीरा तहसीलें पाकिस्तान के हिस्से में थी। सिख लीडरशिप ने उस वक्त अपना पक्ष बाउंड्री कमीशन के सामने रखने के लिए मेजर शॉट, जो कि किसी वक्त अंग्रेजों का लिएजन ऑफिसर था और जिनके सिख लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंध थे, उनको बुलाया। पाकिस्तान के बानी इस बात पर मुतमईन थे कि फिरोजपुर और जीरा की तहसीलों के मामले में उनके साथ धोखा हुआ है, और उनके मुताबिक पंजाब में बाउंड्री अवार्ड में 3 दिन की देरी इसीलिए की गई ताकि फिरोजपुर और जीरा की तहसीलों को हिंदुस्तान के हिस्से में डाला जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी इस अवार्ड पर खफा थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनके बड़े लीडर जैसे नवाब दौलत खाना का पैतृक गांव और जमीनें फिरोजपुर में थी वो भारत का हिस्सा बन गया। याद रहे, यही नवाब दौलत खाना बाद में पाकिस्तान वाले हिस्से पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। इतिहासकार कृपाल सिंह के मुताबिक मेजर शॉट ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बात करके फिरोजपुर और जीरा की तहसीलों का तबादला हिंदुस्तान में करवा दी। यही बात मिस्टर मूडी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान वाले पंजाब के पहले गवर्नर बने, वो भी मानते हैं कि बाउंड्री कमीशन के फैसलों को आखिरी पलों में बदला गया। फिरोजपुर हेडवर्क्स के बारे में एक दूसरा अकाउंट भी है, जिसके मुताबिक AN खोसला, स्वरूप सिंह और कंवर सेन का फिरोजपुर हेडवर्क्स को भारत में रखने में बहुत बड़ा हाथ था। जब बंटवारे की बात आगे बढ़ी तो इन इंजीनियर्स को यह एहसास हुआ कि फिरोजपुर हेडवर्क्स, जो कि 3 महत्वपूर्ण नहरों को कंट्रोल करता है, वो पाकिस्तान में चला जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि बीकानेर की गंग कैनाल, जिसके ऊपर बीकानेर की खेती बाड़ी निर्भर करती है, उसकी डोर पाकिस्तान के हाथ में होगी। कंवर सेन उस वक्त बीकानेर के वाटर डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्होंने ये स्थिति बीकानेर के प्रधानमंत्री पानीकर को समझाई और उन्होंने आगे बीकानेर के महाराजा शाहदूल सिंह को कन्विंस किया, जिनकी माउंटबेटन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस वक्त तक कुछ ऐसी भी सरगोशियां थी कि जोधपुर और जैसलमेर जैसी रियासतें जिनाह के साथ बात कर रही हैं और पाकिस्तान में शामिल होने पर विचार कर रही हैं। महाराजा शाहदूल सिंह ने माउंटबेटन और कांग्रेस लीडरशिप को ये चेताया कि अगर फिरोजपुर हेडवर्क्स पाकिस्तान के हिस्से आ जाता है तो बहुत संभावना है कि बीकानेर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना मंजूर करना पड़े, जो कि आगे चल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में और समस्याओं को जन्म देगा। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मसले की गंभीरता को समझते हुए जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के साथ अपना जाति रसूख इस्तेमाल करते हुए फिरोजपुर हेडवर्क्स, जीरा और फाजिलका की तहसीलों को भारत का हिस्सा बनाने के लिए मना लिया। शायद यही वजह है कि कुछ पाकिस्तानी इतिहासकार ये मानते हैं कि फिरोजपुर और जीरा अगर आज भारत का हिस्सा है तो इसकी वजह रेड क्लिफ अवार्ड नहीं बल्कि माउंटबेटन है। दोस्तों, आपको सारांश का ये एपिसोड कैसा लगा, इसके लिए आपकी फीडबैक की उड़ीक रहेगी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा ताकि बात से बात चलती रहे। रब रखा।